परसेंटेज इलोंगेशन, इलोंगेट होना यानी लंबाई का बढ़ना। लंबाई बढ़ती है तो इलोंगेट होना। अब इसमें होता क्या है, एक सरिया लेते हैं, लगभग मान लो 1 मीटर लंबाई का ले सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है। अब इसको आप ऊपर की तरफ मशीन में फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे एक गोल घुमाने वाला लीवर होता है, उसको गोल घुमाते जाते हैं तो ये ऐसे कस जाता है, टाइट हो जाता है। नीचे भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहता है, नीचे भी इसे फिक्स कर देते हैं। इसको जो टेस्ट करते हैं उसका मशीन का नाम होता है UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें यूनिवर्सल टेस्ट हो जाते हैं, मतलब लगभग हर प्रकार के टेस्ट मजबूती से रिलेटेड इसमें हो जाते हैं। फिर क्या होता है इसमें, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इनके बीच में एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई होता है। इसमें एक हाइड्रोलिक मशीन होती है, पंप होता है जो कि तेल भरता जाता है, इसके बीच में एक पाइप होता है, वो तेल में एक पिस्टन, तेल भरते हैं तो पिस्टन को धक्का देता है, पिस्टन इससे अटैच रहता है। अब ये पूरा डायग्राम इसमें बना नहीं पाऊंगा, किसी दिन उस मशीन को दिखा पाऊंगा तो अच्छा रहेगा, पर वो मशीन देखकर भी वो अरेंजमेंट दिखता नहीं है जिसमें उसमें तेल भरने वाला मैकेनिज्म रहता है ना, अंदर ही अंदर एक मोटर चलती है, आपको कुछ नहीं दिखेगा। होगा ये कि ये दोनों हिस्से, ऊपर वाला नीचे वाला, ये दोनों ऐसे भगने लगेंगे बहुत धीरे धीरे, ऐसे ऊपर और नीचे ये दूर होने लगेंगे। इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। पहले मान लो इसकी लंबाई ये थी, बाद में इसकी लंबाई ये हो गई, और आखिरी में जाके ये टूट जाएगा। मान लो टूटने के बाद ये ऐसा मिलेगा। हाँ, कप एंड कोन अरेंजमेंट से, कप एंड कोन अरेंजमेंट से। अब इसमें है ना, अब आपका देखो दिमाग क्या कह रहा है, सहज कभी कभी आभासी ज्ञान सही नहीं होता है। देखो इसमें पहले कितनी लंबाई थी, मान लो इसकी लंबाई थी L, इसको आप जब स्केल पर रखेंगे, इन दोनों चोंच को मिला देंगे और स्केल पर रखेंगे तो मान लो ये ऐसा बन जा रहा है, ये थोड़ा मोटा बन गया, ये पतला बन गया मान लो, तो इसकी साइज हो गई मान लो L1 मान लो। अब आप क्या करोगे, परसेंटेज इलोंगेशन निकालने के लिए L1 माइनस L कर दोगे तो पता चल जाएगा ये कितनी इसकी लंबाई बढ़ गई, तो उससे परसेंटेज इलोंगेशन निकालोगे। ऐसा नहीं करते हैं, मुझे भी पहले यही लगता था जब मैं स्टूडेंट था। इसको पढ़ा जब टेस्ट को, इसका एक IS कोड होता है, उसमें लिखा है इस टेस्ट को कैसे करना है। पहले निकालते हैं इसकी गॉज लेंथ, परसेंटेज इलोंगेशन चाहिए तो ध्यान रखना, पहले इसके निकालते हैं गेज लेंथ या गॉज लेंथ, गेज कहना ज्यादा अच्छा है। गेज लेंथ निर्भर करता है इसका डायमीटर कितना है, और डायमीटर अगर आप सोच रहे हो कि ये सरिया रखा हुआ है टेबल पर, इसका डायमीटर कैसे नापूंगा मैं, स्केल से इसका देख लेंगे कितना डायमीटर है, तो गलत है, ऐसे डायमीटर नहीं निकलता इसका। पहले इसका वजन तोलते हैं, W आया वजन, इसकी लेंथ नापते हैं, L आई इसकी लेंथ, और मान लेते हैं इसका D डायमीटर है जिसका π/4 d² इंटू L करेंगे तो वॉल्यूम आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसकी डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ स्टील, तो मिल जाएगा इसका वेट। तो D कितना आ जाएगा, डायमीटर, वेट डिवाइडेड बाय सब कुछ, इसका अंडर रूट, ऐसे करके D निकलता है इसका। और जब इसका D निकलता है तो आप पाओगे राउंड फिगर में नहीं होता, मेरा अनुभव रहा है
जब भी सरिये के ऊपर लिखा भी हुआ है ना 16 mm का सरिया है, वो निकलता हमेशा कुछ ऐसा है कि 15.3 15.5 हमेशा उससे कम निकलता है। उससे क्या होता है, इसका वेट कम हो जाता है, तो ये सस्ता पड़ता है क्योंकि इसको वजन तोलते हैं और उस हिसाब से पेमेंट होता है। तो एक कंपनी वो मान लो 16 mm का सरिया बना रही है और वो एक्चुअली में उसका मान लो 16.1 mm का उसका सरिया है, तो क्या होगा, जितनी लंबाई का अपने को सरिया चाहिए उसका मान लो अपन को चाहिए 10 मीटर सरिया, तो 10 मीटर सरिया इसका वजन ज्यादा आएगा। और एक कंपनी मान लो ये बनाती है 15.5 mm का, तो 10 मीटर सरिया इसका कम वजन का आएगा, तो इसका सस्ता लगेगा, ऐसा लगेगा कि इसका तो सस्ता आ रहा है। ऐसा करती हैं कंपनियां। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है, जहां पे 16 mm का देना चाहिए वहां पे सरिया 16 mm का नहीं दे रहे हैं, वहां पे 15.5 का डिजाइन 16 mm के लिए हुआ है। ये दिक्कत आती है। तो मैंने बहुत टेस्ट किए हैं सरिये। कई बार ऐसा होता है 12 mm का सरिया है और वो 11 mm का निकलता है, कई बार ऐसा होता है। तो ऐसे करके डी निकलता है, फिर डी डायमीटर जितना आया है उसमें 5 का गुणा करते हैं तो गेज लेंथ निकलती है। ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है किस प्रकार का सरिया है, कौन सा मटेरियल है। तो गेज लेंथ एक लेंथ निकलती है, जितनी भी ये लेंथ आई, मान लो गेज लेंथ आई 50 mm, एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, तो क्या करते हैं, सैंपल पर हर 50 mm पे एक निशान लगाते हैं, ठीक है। फिर ये जो टूट जाता है सरिया, उसके बाद आप देखोगे कि निशान कहां पर है, जो दो निशान के बीच में ये सरिया टूटा हुआ है उनकी बाद की लंबाई नापते हैं। ये है एल प्लस डेल एल। तो पहले गेज लेंथ मान लो ये थी एल, मान लो 50 mm, बाद में हो गई 55 mm। पहले ये थी 50 mm, बाद में हो गई 55। गेज लेंथ की बीच की दूरी, पूरे सरिये की नहीं। फिर इसकी परसेंटेज इलोंगेशन निकलेगा। तो कितना आ जाएगा, 10%। ऐसे करके परसेंटेज इलोंगेशन निकलता है। ये शायद ही आपको किसी किताब में मिले, क्योंकि फिजिकली क्या होता है, ये सरिये की लंबाई है, ऐसे पूरी लंबाई में कितना चेंज आया है उससे नहीं निकालते हैं। मैंने टेस्ट करे हैं। गॉज लेंथ बनाते जाते हैं, कैसे बनाते हैं आपको पता है? पेंसिल से बनाओगे तो निशान पड़ेगा नहीं, पेन का भी नहीं पड़ता। या तो चौक से बनाओ, चौक सा भी बनाते हैं ना तो मिट जाता है। तो मैं बनाता था, एक वाइट पेंसिल आती है मेरे पास रखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। वो होती है ग्लास के ऊपर लिखने वाली पेंसिल, कांच के ऊपर लिखने की एक सफेद नोक वाली पेंसिल आती है, उससे लिखता थे, उससे निशान बनाते थे। दूसरा तरीका होता है, एक छेनी टाइप की लें, हथौड़ी लें और सरिये के ऊपर एक छोटी सी चोट पहुंचाएं जिससे उसके ऊपर निशान पड़ जाए। पर वो मैं नहीं करता था, क्योंकि उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा नाजुक हो जाएगा सरिया। मुझे ऐसा लगता था क्यों ना पेंसिल से निशान बनाकर ही उसको टेस्ट करें, तो ज्यादा सही स्ट्रेंथ मालूम पड़ेगी। हम क्यों नाजुक करें उस सरिये को। पर वो भी अलाउड रहता है, कई एक्सपर्ट उसको भी टेस्ट करने में उपयोग करते हैं, छेनी से थोड़ी मार के निशान बनाते हैं। तो परसेंटेज इलोंगेशन ये चीज है। दूसरी चीज है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? मान लीजिए हमने कोई मटेरियल टेस्ट किया, उसकी स्ट्रेंथ आई 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मान लो आपको उस मटेरियल के सरिये से या उस मटेरियल के डंडे से कोई ऐसी जगह उसको उपयोग करना है, वहां पे वजन आ रहा है या फोर्स आ रहा है, मान लो 2500 न्यूटन का। मान लो कि उस मेंबर को इतना वजन सहन करना है,
और जितना हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। मान लो कि कार के अंदर ये एक जॉइंट है, इसके बीच में अपन एक डंडा देते हैं, है ना, इसके और इसके बीच में इतना फोर्स आ सकता है 2500 न्यूटन का, नहीं 25,000 न्यूटन का। तो हम यहाँ पे इसे कितना मोटा दें, ज्यादा मोटा दे देंगे तो अन्यथा हम ज्यादा मटेरियल दे रहे हैं जिससे कार का वजन बढ़ जाएगा, खर्चा भी बढ़ेगा। अगर इसको पतला दे देंगे तो क्या होगा, इतने लोड पे आते से ही स्ट्रेस इससे ज्यादा हो जाएगी। ये इसकी कैपेसिटी है, जैसे तुम 5 रोटी खाने की तुम्हारी कैपेसिटी है मान लो, है ना, तो ये इस मटेरियल की अधिकतम स्ट्रेस सहन करने की कैपेसिटी है। इससे ज्यादा 251 स्ट्रेस हुई तो ये टूट जाएगा, या ये मान लो 250 भी हो गया तो ही टूट जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को भाग दे दो, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इससे कितना आएगा, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा mm स्क्वायर, 1 0 काट दिया, 25 से 25 काट दिया, कितना आया 100 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हम 10 mm बाय 10 mm ऐसा एक क्रॉस सेक्शन का डंडा यहाँ पे फिट कर सकते हैं, है ना। इसकी लंबाई होगी कुछ भी जितनी यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी होगी। तो देखो इंजीनियर क्या करता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही थी, 25,000 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या दिया, 10 mm बाय 10 mm का यहाँ पे पीस लगा 208 पॉइंट, हाँ अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 लिया है, 250 से भाग दिया तो आएगा 200, चलो तो 208 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब क्या है, अपने पास एक मॉडिफाई करा हुआ आंकड़ा आया है जिसके लिए अपन को डिजाइन करना है। तो फुल स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन नहीं करते हैं किसी भी मटेरियल को, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी नाम की चीज रहती है। और ये आप पाओगे जब आरसीसी और स्टील में पढ़ोगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बहुत उपयोग करते हैं, कई गुना, 1.5 गुना ज्यादा तक का भी अपन अंतर लेके चलते हैं कभी कभी किसी केस में। तो जितनी स्ट्रेस है उसकी सहन करने की शक्ति है अधिकतम, उससे कम स्ट्रेंथ उसकी मान के चलते हैं। ऐसी अप्रोच को बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये जो है ये है स्ट्रेस मैक्सिमम, लेकिन ये जो स्ट्रेस है ये वर्किंग स्ट्रेस है, मतलब इसको लेके हम मान के चलते हैं कि वर्क करने में दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा समझने के लिए बोल सकते हैं।